एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है जेफ कैलर ने। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। यानी कि आप दुनिया को जिस नजरिए से देखते हैं उसे एटीट्यूड कहा जाता है। एक ही समय में दो लोग बिल्कुल सेम चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स अलग अलग होगी। ये सब उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जब हम बच्चे थे तब हमने जिंदगी की शुरुआत एक साफ और पॉजिटिव एटीट्यूड से की थी, और हमारा मानना था कि भले ही हम जितनी बार भी गिर जाएं, फिर भी हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। हमारे फेलियर के लिए हम कभी भी दुनिया को दोष नहीं देते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे पेरेंट्स, दोस्त और टीचर्स ने हमें कई सारी कमियां और दोष निकालना शुरू कर दिया। ये हमारी सोच को जैसे एक बादल की तरह ढक देता है। ये हमारे नजरिए को मैला कर देता है। इसलिए हम दुनिया को वैसे देख ही नहीं पाते जैसे बचपन की मासूमियत में देखा करते थे। ये पॉजिटिविटी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से घिर जाती है। लोग या बाहर के फैक्टर्स आपको कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक इसे बनाए रखने के लिए ये आपके अंदर से आना चाहिए। सिर्फ आप ही अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो ऐसा करने की पावर है ही नहीं, है ना? लेकिन अब गलत है, क्योंकि हिस्ट्री ने यह साबित किया है कि आपसे पहले जिन जिन लोगों ने कोशिश की थी वो सब इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं जो ये साबित कर देगी कि हर किसी के लिए अपना एटीट्यूड बदलना बिल्कुल पॉसिबल है। विक्टर फ्रैंकल नाजी डेथ कैंप में एक कैदी थे। उन्होंने हर रोज भूख और ठंड को बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। वहां पर इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले एक्सपीरियंस की वजह से वो न जाने कितनी तकलीफों को झेल रहे थे। उनका पूरा परिवार या तो कैंप में या गैस चैम्बर में अपनी जान गंवा चुका था। इस बेरहमी ने उनके दुखों को कई गुना बढ़ा दिया था। उनकी जिंदगी जैसे दुख का दूसरा नाम बनकर रह गई थी। अगर आप ध्यान से सोचे तो उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें जीने की होप और उम्मीद देता। वो एक जीते जागते नर्क में रह रहे थे। उनकी जगह कोई और होता तो उसकी हर उम्मीद टूट चुकी होती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। उनका मानना था कि अगर उनके पास सिर्फ एक चीज हो और बाकी सब उनसे जबरदस्ती छीन भी लिया जाए, तब भी वो आराम से जिंदा रह सकते थे। और वो एक चीज थी चूज करने की पावर, क्योंकि पावर ऑफ चॉइस हमारा एटीट्यूड है। जेल में कैद होने के बावजूद वो हर चीज से सीख रहे थे। सबसे जरूरी बात जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि आपकी सिचुएशन कैसी है वो मायने नहीं रखता है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि जेल में रहना आसान नहीं है, वहां पर कैदियों के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आया जाता है। तो विक्टर गौर से देखते थे कि इस कठोर व्यवहार का दूसरे कैदियों पर क्या असर हो रहा था। इन हालातों ने उन सबको बदल करके रख दिया था, लेकिन विक्टर सबसे अलग थे। उन्होंने खुद पर इसका असर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि खाना, नींद, फिजिकल या मेंटल हेल्थ की कमी ये डिसाइड नहीं करती कि हम कौन हैं या हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। एक सक्सेसफुल आदमी की तरह सरवाइव करने का एक ही रास्ता है, जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को एक्सेप्ट करना, उसे अपनाना। तो सिर्फ इसीलिए कि आप कैद में बंद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक मुजरिम हैं या आपने कोई गुनाह किया है। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तब तक आप बिल्कुल आजाद हैं। डेथ कैंप में इंसानों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है, जो इंसान को अंदर तक हिला करके रख देता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी विक्टर ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि वो इससे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर के बाहर निकले। वो साइकोलॉजी के फील्ड में एक जानी मानी हस्ती के रूप में उभर कर सामने आए और एक अलग पहचान बनाई। उनकी बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में उनके नॉलेज और गहरी समझ की एक झलक मिलती है। तो आगे अब बात करते हैं इस जर्नी में। यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट, यानी कि हमें से कईयों की तरह आपने भी कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि
क्यों बस कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। वी आर वॉट वी थिंक वी आर, यानी हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे गोल के बारे में लगातार सोचते रहते हैं जिसे आप सच में पाना चाहते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी उस गोल पर फोकस्ड हो जाती है। आप देखेंगे कि आप नेचुरली उसे पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे, क्योंकि उसे अचीव करने के लिए आपका एटीट्यूड सेट हो चुका है। तो जिस चीज में हमारा बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव होता है, हम उस चीज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब हम सच में विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और अगर ये थॉट हमारे ब्रेन में बैठ जाता है, तो हम सच में उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आपका गोल पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, तो आपको कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि पूरा दिन इसके बारे में सोचना होगा। इस बुक के ऑथर जेफ केलर ने अपनी कहानी बताई है कि वो कैसे रियल एस्टेट के मालिक बने। उनके सपने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने शहर के लोगों को एक के बाद एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हुए देखा, और इसके बदले में वो कई गुना ज्यादा कमा रहे थे। हाँ, वैसे रियल एस्टेट ओनर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे थे। जेफ भी उनमें से एक बनना चाहते थे, तो यही सपना उनके मन में हर वक्त चलता रहता था, लेकिन वो अपना पहला कदम उठा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। उन्होंने हर पॉसिबल ऑब्स्टेकल के बारे में सोचा। उन्होंने किराएदारों से डील करने की समस्या, रेंट की प्रॉब्लम और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच लिया था। वो अपने गोल के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड से सोच रहे थे। लेकिन एक बार जब जेफ ने एटीट्यूड की पावर के बारे में बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो उनकी सोच ही बदल गई। 1986 यानी कि 1986 में उन्होंने तय किया कि उस साल वो 2 प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे। अब वो डर नहीं रहे थे, अपने सपने की तरफ वो पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ रहे थे। तो 6 महीनों तक वो इसी थॉट को बार बार सोचते रहे कि उस साल उन्हें 2 घर खरीदने थे। हर शाम वो घर की तलाश के लिए रियल एस्टेट एजेंट से मिलते, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने सपने को सच बनाने के लिए एक्शन भी ले रहे थे। और जैसा कि वो चाहते थे, साल के खत्म होने से पहले ही उन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर उनका एटीट्यूड नहीं बदलता तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता था। सिर्फ उस सोचने के नजरिए को बदलने की वजह से आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट ओनर है। आखिर उन्होंने अपना सपना सच करके दिखा ही दिया। तो इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी कि अपने गोल को पाने के लिए आपके मन में अपनी मंजिल की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। बहुत सारे फेमस सिंगर्स और एथलीट्स का कहना है कि वो बचपन से अपनी सक्सेस को इमेजिन कर रहे थे। हमारे ब्रेन में चलने वाली ये इमेज जैसे एक फिल्म बना देते हैं, तो इस फिल्म से हमारे पास्ट का पता लगाया जा सकता है। सिर्फ आप अपने द्वारा बनाई गई मेंटल इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। जब हम बच्चे थे तो हमारे ब्रेन में कोई मेंटल बैकग्राउंड नहीं था। हम बहुत पॉजिटिव थे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे ये पूरी दुनिया हमारी है और कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, खुद पर विश्वास करने की एबिलिटी को हमारे एक्सपीरियंसेस ने बिल्कुल एक बादल की तरह ढक दिया। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम अपने पिछले फेलियर को याद करने लगते हैं कि हम कैसे फेल हुए थे, कितना बुरा लगा था, और ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। और इस तरीके से एक के बाद एक फेलियर से हमारी मेंटल कैपेसिटी नेगेटिविटी से भर जाती है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आपने एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की है, तो सिर्फ आप ही इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो रिलैक्स कीजिए और एक नई कहानी की इमेज बनाइए, पॉजिटिव इमेज। अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को इसमें इन्वॉल्व करके इसे अंदर से फील कीजिए। रॉबर्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्हें जज की पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल जज बने। तो जब उन्हें नॉमिनेट किया गया तो वो खुश होने के साथ साथ बहुत नर्वस भी थे।
उन्हें फील होने लगा कि वो दिन ब दिन और भी ज्यादा नर्वस होते जा रहे थे। रॉबर्ट इस पोस्ट के लिए सच में बहुत काबिल थे, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी थी और उनके इलेक्शन जीतने के चांस भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जेफ उनके दोस्त थे और उन्होंने रॉबर्ट को ऐसी एडवाइस दी जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। जेफ ने सजेस्ट किया कि रॉबर्ट को अपने साइन में जज जोड़ देना चाहिए, यानी उन्हें जज रॉबर्ट जॉन्स लिखना चाहिए और ये साइन ऐसी रखी जानी चाहिए ताकि रॉबर्ट की नजर हमेशा उस पर पड़ती रहे। इसीलिए रॉबर्ट ने एक पेपर पर साइन करके अपने पर्स में भी रख लिया था। उनके द्वारा किया गया साइन हमेशा उनके सामने रहता था, जो उन्हें उनका सपना बार बार याद दिलाता था। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि ये मेंटल इमेज उन्हें एक जज की तरह तैयार कर रहा था। इसकी वजह से अब तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज उनके ब्रेन में पैदा होने लगे थे, फिट हो गए थे और उन्हें विश्वास हो गया था कि वो सच में एक जज हैं। अब इस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए वो एक्शन लेने लगे थे। वो जोर शोर से इस काम में लग गए और अपनी पार्टी को भी पुश करने लगे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। वैसे तो रॉबर्ट पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे और उनके जीतने के भी काफी ज्यादा चांसेस थे, लेकिन इन इमेजेस ने उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। एक बार जब ये इमेज पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल जाते हैं तो लाइफ में आप जो भी चाहते हैं उसे क्रिएट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी कहानी से सबक लेते हुए अब आगे बात करते हैं मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जी हाँ, बिना कमिटमेंट के कोई भी गोल हासिल नहीं किया जा सकता। ये हमारे अचीवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सही मायनों में कमिटमेंट का मतलब होता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े वो करने की इच्छा होना। और ये कमिटमेंट किसी जादू से कम नहीं है। जब आप अपने ड्रीम पर फोकस करने लगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खुलने लगे हैं। ये रास्ते पहले भी मौजूद थे, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए कमिट करना शुरू कर देते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ आपके रास्ते में कई सारी मुश्किलें खड़ी करके आपको टेस्ट भी करेगी, लेकिन आपको पेशेंस दिखाना है, कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड अपनाना होगा। कमिटमेंट जो होता है ना, वो सिर्फ एक्शन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मजबूती से डट कर के खड़े रहने के बारे में भी है, फिर चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। जैसे कि 1999 यानी कि 1999 में जेरी ग्लेडस्टोन ने अपनी कंपनी शुरू की। उसे टॉयज बेचना पसंद था। 1 साल बाद उसने एक डिसीजन लिया। अब वो सिर्फ एनिमेशन आर्ट को बेचने पर फोकस करना चाहता था। तो जेरी अलग अलग स्टूडियो से एनिमेशन आर्ट बेच रहा था, लेकिन वो अपनी कंपनी के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। वो जानता था कि अगर उसे बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसे डिज्नी के आर्ट को बेचने पर फोकस करना होगा। इसीलिए उसने डिज्नी से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने उसके ऑफर को मना कर दिया। जेरी ने हार नहीं मानी। वो लगातार 3 साल तक डिज्नी को ऑफर देता रहा। रोज उसके फोन कॉल से डिज्नी की एक टीम मेंबर को गुस्सा आ गया। उसने उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ा जिसमें उसने कहा कि उसे डिज्नी के साथ कभी कोई डील नहीं करनी और ना ही उसे मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, जेरी ने हार मान ली होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अब और भी ज्यादा फोन करने लगा था। डिज्नी के लोग उसके लगातार की रट से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने उसे एक डील ऑफर कर दी। लेकिन यहाँ पर उनकी एक शर्त थी कि जेरी को डिज्नी आर्ट बेचने की परमिशन सिर्फ तभी मिलेगी जब वो मिनेसोटा या मैसाचुसेट्स में अपनी दुकान खोलेगा। तो वो न्यूयॉर्क में रहता था और उसे अपने शहर से बहुत प्यार था। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन वो अगले दिन बॉस्टन मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हो गया। उसने वहां पर एक जगह पसंद की और फिर डिज्नी को फोन किया। वहां की टीम ने जब उसके कमिटमेंट को देखा तो इम्प्रेस हो गए और उसे डिज्नी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए बुला लिया। 1 साल के बाद उसे न्यूयॉर्क में भी स्टोर खोलने की परमिशन दे दी गई और 10 सालों के बाद जेरी दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन आर्ट सेलर में से एक बन गया। इसी के साथ अब जानते हैं वॉच योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रायल।
जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ड्स या वर्ड के सिलेक्शन के बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शब्द या तो आपका फ्यूचर बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। वर्ड्स आपके एटीट्यूड को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे तो आपका एटीट्यूड भी जरूर पॉजिटिव होगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ये प्रोसेस थॉट से शुरू होता है, फिर ये वर्ड बनता है, उसके बाद विश्वास, फिर एक्शन और एंड में रिजल्ट हमारे सामने होता है। एक बार जब आप अपने ब्रेन में एक पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं तो पॉजिटिव लैंग्वेज बोलना शुरू करें ताकि वो आपको अपने गोल की तरफ ले जा सके। आप अपने ड्रीम को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा। अपनी पॉजिटिव बातों को सिर्फ उनके साथ शेयर करें जो खुद बहुत पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों में ये पावर होती है कि वो आपको और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि जब आपको अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाब देना होगा तब इसमें वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर कलर्स की कहानी बहुत ही इंस्पायर करती है। केंट कलर्स नासा में साइंटिस्ट थे। वो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के लीडर थे। केंट को फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो यूनिवर्स में दूसरे लिविंग बीइंग्स के होने के बारे में पता लगा सके। वैसे ये थॉट ही बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके सामने प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आइडिया बहुत ही मुश्किल था, बल्कि उनकी बॉडी की कंडीशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो उनकी प्रोग्रेस में बाधा डाल रही थी। लेकिन अपनी इस प्रॉब्लम को वो छोटी और मामूली प्रॉब्लम मानते थे। उनका कहना था कि उनकी बॉडी उनके काम में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालती, उन्हें नहीं रोकती। तो आखिर ये प्रॉब्लम थी क्या? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केंट जिसे छोटी सी प्रॉब्लम कह रहे थे वो थी उनकी ब्लाइंडनेस। केंट देख नहीं सकते थे। वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा पावर दे देंगे, जो कि उनकी पूरी लाइफ को ही कंट्रोल करने लगेगा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सोच समझकर शब्दों को चूज करेंगे। अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके वो ब्लाइंडनेस की पावर को कंट्रोल कर रहे थे। केंट को नासा में अपना काम बहुत पसंद था। ब्लाइंड होने के बावजूद वो फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री लेने में सक्सेसफुल हुए, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसा जज्बा रखने वाले के लिए नासा के उस प्रोजेक्ट में भी सक्सेसफुल होना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं थी। इमेजिन कीजिए कि अगर आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी मामूली समझने लगे तो आपके पास कितनी पावर होगी। अगर प्रॉब्लम को आप अपनी सक्सेस को बिगाड़ने का पावर ही नहीं देंगे तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तो आप इस बारे में सोचिए। तब तक मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ आर यू? तो आपके हालचाल कैसे हैं? वैसे आपको ये सवाल दिन में कितनी बार सुनने में मिलता है ना? मुझे लगता है कई बार। हम अक्सर इस सवाल की इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम इतनी बार इसका जवाब दे चुके हैं कि ये हमारी हैबिट बन गई है। लेकिन क्या आप खुद पर इसके होने वाले असर के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। अगर आप इस सवाल का अक्सर जवाब देते हैं तो ये बिल्कुल खुद से बात करने जैसा ही होता है, जो आपके दिन को गाइड करने में, डायरेक्ट करने में मदद करता है। चलिए अभी खुद से पूछिए, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अब आपका जवाब पॉजिटिव, नेगेटिव या इन दोनों के बीच का हो सकता है कि ठीक है, बढ़िया है, जिंदगी कट रही है और हम काट रहे हैं। तो जवाब यहाँ पर ना पॉजिटिव साइड में होना सबसे अच्छा होता है। अगर आप ठीक नहीं भी है तो कह दीजिए कि आप ठीक है और आप सच में अच्छा फील करने लगेंगे। ये स्टोरी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सैली बहुत टायर्ड फील करती थी। उसे जब भी ऑफिस में कोई पूछता था हाउ आर यू, वो हमेशा सच बोलती कि वो बहुत ही थका हुआ फील कर रही थी, और ऐसा करने से उसका विश्वास और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था कि वो सच में टायर्ड है, थकी हुई है। तो इस एटीट्यूड से जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वो और भी ज्यादा टायर्ड फील करने लगेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे ऑफिस में बैठे बैठे नींद की झपकी आने लगे और वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाए। अब जरा उस ऑफिस में काम करने वाले आदमी के बारे में सोचिए जिसने उससे पूछा था कि वो कैसी है। क्या आपको लगता है कि सैली का जवाब सुनकर के उसे पॉजिटिव फील हो रहा होगा? नहीं। सच तो ये है कि ऐसा थका हुआ जवाब सुनकर वो खुद भी थका हुआ फील करने लगेगा।
इस तरह जवाब देकर कि सैली सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वालों की एनर्जी भी कम कर रही थी। सैली जब घर पहुंची तो बहुत ही कमजोर और टायर्ड फील कर रही थी। वो अपनी फेवरेट चेयर में आराम करने के लिए बैठी और अपनी लॉटरी की टिकट चेक करने लगी। उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसने $10 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। आपको तो याद ही होगा कि सैली कितनी थकी हुई थी, लेकिन अब वो बहुत खुश भी थी। वो चेयर से उठकर के डांस करने लगी। वो अपने दोस्तों और फैमिली को कॉल करके ये गुड न्यूज शेयर करने में लग गई। शायद एक्साइटमेंट के मारे वो सारी रात सोई भी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि इतनी थकान के बाद भी सैली को सेलिब्रेट करने की एनर्जी कहाँ से मिली? इसका राज उसके मेंटल स्टेट में छुपा है। जब वो सबसे ये कहती थी कि वो टायर्ड है तो पूरे दिन वो उसी एनर्जी पर फोकस करती थी। ये चीजों को और भी ज्यादा खराब कर देता है। अगर वो अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव चीज पर फोकस करती तो उसका पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ और कमाल का गुजरता। याद रखिएगा कि आप जो भी कहते हैं, सोचते हैं, वो सब आपकी बॉडी सुनती है। इसीलिए अपने शब्दों को, अपने थॉट्स को सोच समझकर चूज करना चाहिए। इसी के साथ आगे बात करते हैं हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। आइए इसे समझते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिविटी से भरे टॉक्सिक लोग और दूसरे पॉजिटिविटी से भरे लोग जो दूसरों को भी नर्चर करते हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए पुश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इस बात में भरोसा करते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही लोगों को आसपास रखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और शिकायत करते रहते हैं। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके आपका मूड ही खराब कर देते हैं। आपको ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। अब जैसे स्मोकी एक अच्छा दोस्त है, उसने 45 सालों तक फ्यूनरल होम मिनिस्ट्री में सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया। हम जब भी फ्यूनरल या अंतिम संस्कार का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो हमेशा मौत से ही घिरा हुआ था, इसीलिए वो एक नेगेटिव इंसान होगा। लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्मोकी का एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था और उसका मानना था कि लोग स्पंज की तरह होते हैं, उनके चारों तरफ जो भी होता है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो जो भी सुनते हैं उसका उन पर असर होने लगता है। वो इस बात में विश्वास करते थे कि अगर हम नेगेटिव लोगों के आसपास होते हैं तो अंत में हम भी नेगेटिव बन जाते हैं। हालांकि वो हमेशा डेड बॉडी से घिरे रहते थे। वो अपने रास्ते में आने वाले नेगेटिव इंसानों से दूर भागते थे। उनका मानना था कि पॉजिटिव बने रहने के लिए हमें समझदारी से दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को चुनना चाहिए, खासकर जिनके साथ हमारा ज्यादातर समय बीतता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। यानी कि कभी कभी जब हम अपनी ड्रीम को पाने के बहुत करीब होते हैं तो हमें एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जिससे हम डर जाते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हमारे डर की वजह से ये हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को करने के लिए तैयार होना होगा जो आपको डराएंगी। तो डर इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है और आप अपने ड्रीम को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं और ऐसा करने से डर रहे हैं तो उस सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचिए। अपने डर की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसे कंट्रोल कर सके। हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज को आप सच में करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आपको कुछ पलों के लिए तो रिलैक्स फील होगा, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन बीइंग के रूप में आपकी ग्रोथ बहुत नीचे आ जाएगी। अपने डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए, हिम्मत करके उठिए और आगे बढ़िए। आइए एक ऐसी औरत की कहानी सुनते हैं जो अपने डर को कंट्रोल करना जानती है। डॉटी 32 साल तक हाई स्कूल में टीचर थी। उसका सपना एंटरटेनमेंट के फील्ड में काम करने का था, लेकिन अपने डर की वजह से वो कभी भी कोई एक्शन नहीं ले पाई। उसने टीचर बनना चुना क्योंकि उसे ये एक सेफ प्रोफेशन लगा। जब वो पढ़ा भी रही थी तब भी उसका सपना उसके दिल में कहीं ना कहीं जिंदा था।
वो गाने लिखती रही और उन्हें गाती रही। वो हर दिन परफॉर्मर बनने का सपना देखती रही। गर्मियों का सीजन शुरू हो गया था। एक दिन बस उसने डिसाइड किया कि उसे अपना ड्रीम पूरा करना है और अपनी जॉब उसने छोड़ दी। उसने शो बिजनेस में ऊंचा मुकाम हासिल करने की ठान ली थी, लेकिन फिर आगे जाकर उसका सच्चाई से सामना हुआ। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने से भी घबरा रही थी। और इस तरीके से डॉटी ने अपने डर के सामने हार मान ली और वापस पढ़ाने लगी। लेकिन अब भी उसका सपना खत्म नहीं हुआ था। उसे म्यूजिक से बहुत प्यार था। 6 महीने बाद वो रिटायर हुई और उसने अपने रिजेक्शन के डर का सामना करने का फैसला किया। 50 की उम्र होने के बावजूद भी वो अपना म्यूजिकल शो चलाने में सक्सेसफुल हुई। 60 की उम्र में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। वो न्यूयॉर्क सिटी के बार और क्लब्स में भी परफॉर्म किया करती थी। डॉटी को अपने करियर पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वो बहुत खुश थी। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को भरपूर और खुशी से जी लिया था, क्योंकि उन्होंने हिम्मत करके अपना सपना रियलिटी में बदल दिया था। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेट आउट देयर एंड फेल। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही हमने ग्रो करने के लिए खुद को चैलेंज करने की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। कभी कभी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना हमें डरा देता है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी हो, हमें ब्रेव होने की जरूरत है। हाँ, हम फेल होंगे जैसा कि हमसे पहले कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम कोशिश ही ना करें या एक जगह पर ही रुक जाए। अगर कोई ऐसा ड्रीम है जिसे हम सच में पाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी, 1 बार 2 बार यहाँ तक कि 100 बार, तब तक जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। चलिए अब जैक और मार्क की कहानी के बारे में जानते हैं। इन दोनों ने साथ मिलकर के एक बुक लिखी थी। वो इसे पब्लिश करना चाहते थे और उनका टारगेट था किसी भी तरह से इसे 3 महीनों में पूरा करना। उन्होंने एक पब्लिशर को बुक भेजी, लेकिन उसने ना कह दिया। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन तब भी जवाब ना ही मिला। उन्होंने 33 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार बस ना ही सुनने को मिला। उनकी जगह कोई और होता तो हार मान चुका होता, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहे। अब की बार उन्होंने दूसरे पब्लिशर को बुक भेजी और उसने एक ही बार में हाँ कर दिया। तो कहाँ उनका एम था इसे 3 महीने में अचीव करना, और ऐसा करने में उन्हें 3 साल लग गए। लेकिन ये इस सच को नहीं बदल सकता कि आखिर जो उन्होंने ठाना था उसे पाकर ही दम लिया। अंत में वो सक्सेसफुल हो ही गए, और बस यही तो मायने रखता है। जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी वो इतनी फेमस हुई कि आपको हर बुक स्टोर में मिल जाएगी। वो बुक पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल है। उन दोनों ऑथर का पूरा नाम है जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन। तो अगर उन्होंने लगातार कोशिश ना की होती, बीच में ही सब छोड़ दिया होता, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। इसीलिए आप कितनी बार फेल हुए वो मत गिनिए, और उसे फाइनल रिजल्ट के रूप में तो आप बिल्कुल ना देखें। याद रखना कि रिजेक्शन हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता, लेकिन हमारा एटीट्यूड उसे जरूर डिफाइन करता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब टाइम है कंक्लूजन का। तो अब जब आपने पॉजिटिव एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस के बारे में सीख ही लिया है, तो इसे अपना करके, फॉलो करके अपनी लाइफ में अप्लाई करने का समय आ गया है। पार्ट फर्स्ट में आपने अपने माइंड के रोल के बारे में समझा। एक बार जब आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बातों पर सेट कर देते हैं, तो आप हर पॉजिटिव चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड पार्ट में आपने सीखा कि कैसे पॉजिटिव लैंग्वेज अपना करके आप पॉजिटिव रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। एक सिंपल से सवाल हाउ आर यू का जवाब आपका दिन या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। थर्ड पार्ट में आपने सीखा कि आप किस तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आपने सही लोगों को चूज करने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, और संगत का हम पर कितना असर होता है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो आपने इस बात को भी समझा कि ग्रो करने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए हमारा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये समरी उन जादुई चाबियों से भरी हुई है जो आपके रास्ते के हर दरवाजे को खोलती हुई आपको सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचाएगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ एटीट्यूड के मैजिक पर विश्वास करना होगा। अपने माइंड, वर्ड्स और एक्शन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। अगर आपका ड्रीम कुछ ऐसा पाना है जो आपसे पहले कभी किसी ने अचीव नहीं किया है,
तो इसे पॉसिबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि अपने एटीट्यूड पर काम कीजिए। इंतजार ना करें, डाउट ना करें। पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम शुरू कीजिए जो आपको एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाएगा जहां पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों होगा। एक टेस्ट है जिससे आप अपना एटीट्यूड चेक कर सकते हैं। एक टेबल पर आधा गिलास पानी रखा है, आपके हिसाब से ये भरा हुआ है या खाली? कुछ लोग इसे आधा भरा हुआ तो कुछ लोग इसे आधा खाली कहेंगे। वैसे दोनों गलत नहीं है, फर्क सिर्फ देखने के एटीट्यूड का है। ईमानदारी से सोचिए कि आपके माइंड में क्या थॉट आया, बस वही आपका एटीट्यूड है और इस पर काम करना आपकी चॉइस है। तो इन बहुत सारी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ और जो उनसे हमें सबक मिला है उन्हें सीखते हुए, फॉलो करते हुए, ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है और हमें इस जर्नी में कहीं भी रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है।